हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे जो आपके पेपर 1 में है। और एक इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स की, जो पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और एक बात मैं बता देता हूं फ्रेंड्स, अभी ये न्यू रजिस्ट्रेशन जो हम कर रहे हैं वो उनकी जो वैलिडिटी है वो जनवरी 2021 तक देंगे। जनवरी 2021 तक आपका जो कोर्स है वो वैलिड रहेगा। तो आप अभी एडमिशन लेते हैं तो जनवरी 2021 तक आपको सारे वीडियोस का एक्सेस रहेगा, तो आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। और कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप बात कर सकते हैं, उस पर मैसेज करके आप कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में। जो पहला अपना क्वेश्चन है वो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्टेंस, यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। आपको पता है जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो वहां पे इवैल्यूएशन मूल्यांकन होता ही है। और एक मूल्यांकन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक सही एक मायने में इवैल्यूएशन करें कैसे, जैसे आप अभी देखते हो, जैसे पहले अगर नेट के एग्जाम की बात करें फ्रेंड्स तो पहले क्या होता था, पहले सब्जेक्टिव हुआ, फिर ऑब्जेक्टिव हुआ, अभी भी ऑब्जेक्टिव है लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो गया है। तो इस तरह से मूल्यांकन का डिफरेंट तो तरीके हैं, वो हम अप्रोच करते रहते हैं कि हमें कोई बेस्ट मेथड मिल जाए, ठीक है, जिससे इवैल्यूएशन अच्छे से हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर वाले दिन कोई प्रॉब्लम हो गई हो और भगवान ऐसा ना करे और कि पेपर अच्छा नहीं हुआ हो, तो आप जैसे कि अभी पास नहीं हो पाए लेकिन आपका नॉलेज अच्छा था, लेकिन आपकी इवैल्यूएशन में हुआ कि आप फेल हो गए, ऐसा कुछ हो गया, तो इसका मतलब वो एक दिन का जो पेपर का इवैल्यूएशन था वो आपके पूरे नॉलेज को तो नहीं डिफाइन कर सकता ना। तो इसलिए इवैल्यूएशन एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा एक इशू रहता है इवैल्यूएशन को। तो यहाँ पे एक टाइप है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या बताता है, ये किस तरह का इवैल्यूएशन है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो डायग्नोज तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डायग्नोज करते हैं ना, तो डायग्नोज करके क्या बताते हैं। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन आप सोचो। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो ये कहता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कह रहा है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखना एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा तो नहीं दिख रहा। दूसरा कह रहा है स्टूडेंट्स इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज एंड स्किल प्रायर टू इंस्ट्रक्शन। ये कह रहा है इंस्ट्रक्शन से पहले स्टूडेंट की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसका नॉलेज कैसा है, और पहले इंस्ट्रक्शन से पहले इन बातों को देख लेना, डायग्नोज कर लेना। यही तो बात होती है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डायग्नोज में यही देखता है ना कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आपकी फिजिकल कैसे हैं, मेंटल कैसे हैं, यानी कि आपकी वो चीजों को देखता है, डायग्नोज करता है। तो वैसे ही डायग्नोस्टिक में एक तो एक अच्छा ऑप्शन ये जाएगा कि किसी भी जो स्टूडेंट है उसका इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ देखना, उसका वीकनेस देखना, उसका नॉलेज देखना, और उसका जो प्रायर इंस्ट्रक्शन है उससे पहले इन चीजों को जान लेना, एक बी बेस्ट जाएगा। और सी में क्या रहा है डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड। एट द एंड वाली बात नहीं होती, एट द एंड तो आपको पता ही है क्या होता है, आपने कई तरह के इवैल्यूएशन पढ़े होंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, ठीक है ना, सुमेटिव इवैल्यूएशन होता है, कई तरह के इवैल्यूएशन होता है। तो ये यहाँ पे एंड वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ये वहां आएगा जहां हमने बात करी है। और डी कह रहा है कोज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ये बात भी ठीक है, कारण क्या है और उसका रेमेडीज, यानी कि उनका रेमेडीज कर देना, उनको कम कर देना, उनमें सुधार कर देना, जो आपके लर्निंग की प्रॉब्लम्स आ रही है इंस्ट्रक्शन के दौरान, तो उनका कारण देखना और उनको कम कर देना। तो डायग्नोज में तो यही होता है ना, आपकी प्रॉब्लम देखना और उस प्रॉब्लम को क्या कर देना, रेमेड कर देना, उसकी प्रॉब्लम को कम कर देना, यही तो बात होता है डायग्नोज में। तो डायग्नोस्टिक में क्या आएगा, या डायग्नोसिस जो प्रोसेस है, जो इवैल्यूएशन का जो मेथड है, उसमें ये दोनों चीज आ जाएगी। एक तो इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ देखना, वीकनेस, ये सारी बातें बी वाला आ जाएगा, और एक आ जाएगा डी वाला। तो हमें बी और डी देखना है कौन सा है, तो बी और डी आंसर जाता है इस ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर इज द बी। आपको समझ आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे आप पूछ लिया करो व्हाट्सएप करके, और रिलैक्स होके चित्त को शांत करके सारी बातें अच्छे से समझनी है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू। ये पूछ रहे हैं कि नीचे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, यानी कि टीचिंग की ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। जब टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक है जो ट्रू है, जो सच है। तो इसमें भी
मोर देन वन जाएगा आंसर, ठीक है ना, देखना है कि कौन कौन सा जाएगा। तो बेसिक क्या रहता है, तो सबसे पहला कह रहा है द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग इज टू इम्पार्ट नॉलेज एंड मॉनिटर चेंज इन बिहेवियर। तो आप एक याद रखना फ्रेंड्स, जब भी टीचिंग की बात हो ना तो चेंज इन बिहेवियर जहां ऑप्शन में दिख जाए उस ऑप्शन को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि टीचिंग का जो मेन मकसद होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होता है कि चेंज इन बिहेवियर। तो ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप देखते हो, कहते हैं ना कि यार पढ़े लिखे जैसा बिहेव नहीं कर रहा, यानी कि बिहेव हो, चेंज इन बिहेवियर करना, उसकी सोचने में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसमें काम करने में, उसके बिहेव में चेंज करना ही मेन रहता है। तो सबसे पहला ये तो आएगा ही आएगा, ये तो बेसिक एम रहता ही है। दूसरा, लर्निंग एम्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज। ये कह रहा है लर्निंग का एम, जो सीखने का क्या एम है, क्या एम है, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज। आप समझना किसी चीज को और उसको अप्लाई करना अपने ज्ञान को, यही तो बात होती है, यही तो आप करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले सीखते हैं किसी चीज से कि ये सीखा, फिर उस सिचुएशन में उस नॉलेज को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अप्लाई करते हैं। यही तो टीचिंग होता है ना। आप कुछ सीखा, आपने किसी कंडीशन में कुछ सीखा कि ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, जब वो वैसी कंडीशन आएगी तो वैसा अप्लाई तो करोगे ना आप। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है, समझना, और वो जो आपके पास नॉलेज है उसको अप्लाई करना। तो एक भी जाएगा और दो भी जाएगा। तीसरा क्या है, टीचिंग मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन। एक अच्छी टीचिंग का कतई मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको वो सूचना प्रदान करे, सिर्फ सूचना प्रदान करे। सूचना प्रदान करता है, लेकिन सिर्फ सूचना प्रदान करे ऐसा नहीं होता है। सिर्फ सूचना तो बहुत जगह से आप लोगों को मिलती है, तो वो हम टीचिंग वाला उसमें नहीं रख सकते, बहुत अच्छा ऑप्शन ये नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं। फोर्थ कह रहा है ए टीचर सीक्स टू शेयर व्हाट ही नोज वेयर एज ए लर्नर इंटेंड टू रिसीव न्यू इंफॉर्मेशन। ये बात ठीक है, एक टीचर क्या शेयर व्हाट ही नो, एक टीचर क्या करता है, वो शेयर करता है कि मैं क्या जानता हूं, और लर्नर को क्या करता है, रिसीव करने के लिए इंफॉर्मेशन, वो सूचना, इंफॉर्मेशन, ये जो सूचना आप दे रहे हैं वो प्रेरित करता है सीखने के लिए लर्नर को। तो एक अच्छे टीचर का यही काम होता है कि वो जो जानता है वो आपको शेयर करे, है ना। जो भी आपका अच्छा टीचर है, कोई भी, वो उसका एम क्या होना चाहिए, क्या मकसद होना चाहिए कि वो जो जानता है उसको आपके साथ शेयर करे और आपको सीखने के लिए प्रेरित करे। यही तो मेन होता है ना, यही तो बात होगी, यही तो टीचिंग का बेसिक एक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये भी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गई। तो कौन कौन सी होगी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे एक होगी, दो होगी और चार हो गई। इज द राइट आंसर 1, 2 और 4। और 1, 2 और 4 देख लेते हैं किस में है, इसमें है बी में, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। देखो बिल्कुल रिलैक्स होकर चीज़ों को समझना है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट एक काम जरूर कर देगा। डाउट अगर बार बार करते हो या बार बार टेंस रह के किसी चीज़ को पढ़ाई करते हो तो उस एक काम जरूर कर देगा, वो आपके सिलेक्शन को पक्का रोक देगा। तो बिल्कुल चित्त को शांत करके, रिलैक्स करके अपने आप को समझाने की कोशिश करें। हाँ मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्लो करके, रोक के, 2 बार सुन के अच्छे से इसको समझें। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये यूजीसी नेट कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और ये रिसर्च एप्टीट्यूड में भी बहुत काम आता है। हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड में भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है फ्रेंड्स। क्या है, ए डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट। डिडक्टिव और इंडक्टिव बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में। ठीक है, निगमनात्मक और आगमनात्मक हिंदी में बोलते हैं इसको। तो याद रखना, जो इंडक्टिव होता है उसमें एक शब्द मैं बार बार बोलता हूं, हमें इंडक्टिव में क्या याद रखना है, आईपीजी यानी कि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ, और डिडक्टिव में डीजीपी यानी कि जनरल से पर्टिकुलर, ये याद रखना है। और डिडक्टिव थ्योरी क्या होती है, डिडक्टिव थ्योरी क्या होती है, जो आपके पास हाइपोथेसिस होती है उसको टेस्ट करने का काम होता है डिडक्टिव थ्योरी के पास। अगर यहां पे बात करें तो ये है। और डिडक्टिव थ्योरी होती है वो क्या होती है, ज्यादातर डिडक्टिव थ्योरी को जनरली हम क्वांटिटेटिव में लेते हैं, क्वालिटेटिव में ज्यादातर किसको लेते हैं, इंडक्टिव को ही लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो डिडक्टिव थ्योरी कौन सी है, अलाउड टू फाइंडिंग टू फीडबैक इनटू द स्टॉक ऑफ नॉलेज, नहीं, ये फीडबैक का बात नहीं करता है, इसको नहीं कर सकते। ठीक है, अलाउ जनरेटिंग नॉलेज, नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां तो कौन सी होगी, इंडक्टिव हो जाएगी। यूज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं होगी, क्योंकि क्वालिटेटिव तो जनरली कौन सा लेता है, इंडक्टिव लेते हैं। डिडक्टिव में क्या लेते हैं, ज्यादातर क्वांटिटेटिव लेते हैं। तो ये 1, 2, 3 में से कोई आंसर नहीं जा रहा। 4 आंसर क्या है, इनवॉल्व टेस्टिंग इन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस। यही तो बात थी, मैंने बात ही शुरू में की थी कि जो डिडक्टिव होता है उसका क्या होता है, जो आपके पास डिफाइंड और जो हाइपोथेसिस है उसको क्या करना है, टेस्ट करना। यही किस में चलता है, डिडक्टिव में चलता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही जाएगा और सबसे सही आंसर है आंसर डी। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स, चलो वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ इंटरव्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से चित्त को शांत करके रिलैक्स होकर सुनना है और फिर जवाब देना है। क्या है? विच टाइप ऑफ इंटरव्यू अलाउ द क्वेश्चंस टू emerge फ्रॉम द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट और कोर्स ऑफ थिंग्स। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि किस तरह का जो इंटरव्यू है, किस तरह का जो साक्षात्कार है, अलाउ करता है द क्वेश्चंस टू emerge फ्रॉम द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट और कोर्स ऑफ थिंग्स। जो आपका वस्तुनिष्ठ जो भी सिलेबस है उससे, या फिर जो इमीडिएट जो भी, यानी कि एकदम तुरंत से तुरंत किसी कॉन्टेस्ट के बारे में या कोर्स के बारे में या क्वेश्चंस के बारे में स्पष्टीकरण पैदा करने के लिए कौन सा इंटरव्यू सबसे बेस्ट है, ये पूछा गया है। ठीक है ना, यानी कि एकदम से इमीडिएट किसी चीज का सॉल्यूशन करने के लिए जो आपके पास कोई भी वस्तुनिष्ठ कोई भी कोर्स है, कोई भी सिलेबस है या कोई भी क्वेश्चंस हैं, उनको इमीडिएट सॉल्यूशन या इमीडिएट उनका एक तरह से स्पष्टीकरण करने के लिए सबसे बेस्ट इंटरव्यू कौन सा रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इंटरव्यू गाइड अप्रोच, देखो जहां पे गाइड अप्रोच होगी वो इमीडिएट वाली बात नहीं करता है, बिल्कुल गाइड अप्रोच होगी नहीं होता। एक बार इसको देखता हूं, क्लोज्ड क्वांटिटेटिव इंटरव्यू। जब क्लोज्ड हो गया तो वहां पे बहुत से विचार रुक जाते हैं। क्लोज्ड हो गया तो वहां तो शब्दों में आपको बनना पड़ेगा, ऑप्शंस में बनना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। स्टैंडर्डाइज ओपन एंडेड इंटरव्यू, जब आपने स्टैंडर्डाइज ही कर दिया कि ये क्वेश्चन पूछना है, ये बातें पूछनी है, तो वहां पे इमीडिएट कोई चीजों का इमीडिएट सॉल्यूशन या फिर इमीडिएट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात नहीं हो सकती। तो आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए, इमीडिएटली हो जाए, तो आपको ऐसा चाहिए कि कोई भी पहले से स्टैंडर्डाइज ना हो, सिचुएशन को देख के ही क्वेश्चंस पूछे जाए, यानी कि ज्यादा फॉर्मल ना हो, क्या हो, इनफॉर्मल हो। तो इस तरह का ऑप्शन हमें चाहिए। तो क्या जाएगा? इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल इंटरव्यू, ये याद रखना है। यानी कि इसमें कोई पहले से स्टैंडर्डाइज नहीं किया हुआ कि पहले से क्या क्या पूछना है, ऐसा नहीं, ये एकदम इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है ये। और अनौपचारिक में कई सारी बातें आपको पता है, जब अनौपचारिक बातें भी जरूरी होती है। जब आप कम्युनिकेशन वाली चीज पढ़ोगे ना, आपके एक यूनिट है इसमें कम्युनिकेशन के यूनिट, तो वहां पे भी आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अच्छा माना जाता है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन को अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वहां रिजिडिटी नहीं होती, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में एक बड़ा अच्छा रहता है। तो यहां पे आएगा इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल इंटरव्यू, ये बड़ा अच्छा है किसी भी जो कोर्स है या कोई भी क्वेश्चन है उसको अमर्ज करने में, ठीक है, और जो इमीडिएट कॉन्टेस्ट में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसका बेस्ट आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके। मैं एक चीज बता दूंगा आपको, उससे देखते ही आपको लगेगा कि अच्छा यार ये आंसर ही जाएगा। ठीक है, क्या है? अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस को क्या करना है, आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आएगा, बाद में कौन से आएगा। तो इसमें सबसे लास्ट में है असेसमेंट, मूल्यांकन करना। इसमें लास्ट में है प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसमें थर्ड, इसमें है मूल्यांकन। इसमें है मूल्यांकन के बाद रीटीचिंग। तो आप ये बात बताओ सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, वैसे ही सोचो आप। तो सबसे लास्ट में ही देख लिया करो या शुरुआत में देख लिया करो, इस तरह का अरेंज करने का क्वेश्चन हो। ठीक है, क्योंकि कारण ये है कि आपके पास अगर टाइम कम लगता है तो फर्स्ट और लास्ट में अगर बात बन जाती है तो बेस्ट ही रहता है, वरना तो, लेकिन ये कई बार सेम होता है तो हमें दिक्कत हो जाती है कि सेम सी बात होगी तो बीच का भी देखना पड़ता है। लेकिन अगर लास्ट में यही मिल जाए तो आप बताओ रीटीचिंग कब करते हो? जब सारा इवेल्युएशन वगैरह, मूल्यांकन वगैरह, टीचिंग हो जाती है तब रीटीचिंग होती है ना, लास्ट में ही होती है रीटीचिंग तो। ठीक है ना, तो आंसर तो यही जाना है। ठीक है, रीटीचिंग इसी में लास्ट में है। तो कैसे जाना है, देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप जो आपका ऑब्जेक्टिव बताते हो ना, जब आप किसी भी क्लास में टीच करते हो या टीचिंग करवाते हो तो आपका सबसे पहले क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। तब तक ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा तो कौन सी टीचिंग, कैसी टीचिंग, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप इस चैनल को क्यों देख रहे हैं, आप मुझे क्यों सुन रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है यूजीसी नेट की आपकी तैयारी करवाना, आपका भी है। ठीक है ना, तो एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, यही ऑब्जेक्टिव है अपना। उसके बाद क्या है, अब रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रायर वन। फिर आपका दूसरा मकसद क्या होता है, दूसरा एम क्या होता है, आपने क्लास में गए आप और आपने बता दिया कि आप इसकी बात करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे, तो लेकिन आपको पहले कोई भी टॉपिक डिलीवर करने से पहले आपको प्रायर नॉलेज जानना जरूरी है स्टूडेंट्स का।
क्योंकि बिना उस प्रायर नॉलेज के आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती फ्रेंड्स। कैसे इफेक्टिव हो जाएगी? आप बहुत हाई लेवल की बात करते हैं, उनको समझ में नहीं आए, आप बहुत लो लेवल की बात कर दे, वो करें हमारे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगी नहीं रही। तो आपको प्रायर नॉलेज जानना बहुत जरूरी है। जो आपके सामने ऑडियंस है, आपके सामने स्टूडेंट्स है, आपके किन से बात कर रहे हैं, वो उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रायर वन, और फिर प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। फिर आप प्रेजेंट करते हो, आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए मटेरियल है, उसका क्या करते हो? प्रेजेंटेशन करते हो। और फिर उसके बाद बच्चों का, जो स्टूडेंट्स है, उनका क्या होता है? मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है। और उसके बाद अगर समझ में आया है, नहीं आया है, उस आधार पे आप क्या करते हो? रीटीचिंग करते हो। क्या करते हो? रीटीचिंग करते हो। ठीक है, अगर समझ में आ गया सबसे बढ़िया बात है तो ठीक है, नहीं तो फिर रीटीचिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये सारी बातें थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसका आंसर क्या है? आंसर डी है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, तो मुझसे आप व्हाट्सएप करके प्लीज पूछ लें। कोई भी डाउट अपने मन में ना रखें, अच्छे से चित्त को शांत करके, रिलैक्स करके हर चीज को अच्छे से क्लियर करना है। और जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे फ्रेंड्स, तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज को रटना बहुत ही मुश्किल है। इतनी सारी चीजें कैसे रटोगे आप? पेपर फर्स्ट भी होता है आपका, पेपर सेकंड भी होता है। तो अपने आप को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आदत डालें, अच्छे से पढ़ें, रिलैक्स रहें, अपने आप को, चित्त को शांत रखना बहुत जरूरी है। जब तक शांति नहीं है तब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और एक इन्फॉर्मेशन यही फ्रेंड्स कि आपको पेपर 1 जो कंपल्सरी पेपर है उसमें, या फिर पेपर 2 जो जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ओपन है। और अगर हमसे कोई अब रजिस्ट्रेशन करवाता है फ्रेंड्स, तो उसका जो कोर्स है वो वैलिड हम रखेंगे जनवरी 2021 तक, यानी कि एक तरह से न्यू बैचेज ही हो गए हैं। तो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।